बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करंट अफेयर्स की एक अहम तरीन डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अक्टूबर के महीने के हवाले से वैसे भी तो पूरा महीना, पूरा कैंसर का मंथ मनाया जा रहा है। टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल की एक बहुत ही कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक डेंजरस कॉमन डिजीज है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन में प्रीवेल कर रही है। इसको हम इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी एटमोलॉजी, लफ्ज़ कैंसर क्या है, नॉर्मल कैंसर लफ्ज़ की क्या डेफिनेशन है, फिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसकी एटियोलॉजी की वजूहात, काजेस क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी क्लिनिकल पिक्चर, पेशेंट्स को साइन एंड सिम्टम्स कौन से आते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या है, और लास्ट पे होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। इसको हम मुख्तलिफ एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज पहली एपिसोड में हम इसकी डेफिनेशन और एटियोलॉजी यानी काजेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लफ्ज कैंसर को देखें तो कैंसर का लफ्ज एक इंटरेस्टिंग एटमोलॉजी रखता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये एक लातीनी जुबान के लफ्ज से बेसिकली ये लफ्ज अक्स किया गया है, कैंसर। इसको डॉक्टर सलमान नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल जुबान में सरतान भी कहा जाता है, सरतान, विच मीन्स क्रैब। इसका इसका लफ्जी मतलब क्रैब, जिसको हम केकड़ा कहते हैं, केकड़ा। आपने अक्सर सुना होगा कि जो 12 स्टार्स हैं, उन स्टार्स में भी एक स्टार का नाम सरतान या कैंसर है, जहाँ पर केकड़े की शक्ल बनी हुई होती है अखबारात में, बाकी जगहों पर स्टार में भी। तो उसको भी, उसके साथ भी लफ्ज सरतान लिखा जाता है और कैंसर। और ये जो हमारी डिजीज है ये भी कैंसर है। इसकी एक वजह यह है कि ये लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब क्रैब है। द टर्म वाज यूज्ड बाय एंशिएंट रोमन्स टू डिस्क्राइब द ट्यूमर्स। बिलखुसूस जो कैंसर का ट्यूमर होता है या कैंसर का जो लेजन होता है, उसकी शक्ल क्रैब से मिलती है, यानी केकड़े से मिलती है, सरतान से। विद अ क्रैब लाइक अपीयरेंस, एज सम ट्यूमर विद देयर swollen veins and irregular shape। उस ट्यूमर के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनकी और उस ट्यूमर की जो शक्ल है वो क्रैब्स के लिम्स के साथ, क्रैब्स के लिम्स के साथ यानी केकड़े के लिम्स के साथ, जो उसके जिसको हम अपनी बाजू और टांगे कहते हैं, लिम्स, लिम्स के साथ मैच कर रही होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैंसर। ये आपको केकड़े की शक्ल भी नजर आ रही है, कैंसर, सरतान। तो कैंसर का जो ट्यूमर या लेजन होता है, उसकी शेप, क्योंकि इसकी शेप के साथ मैच करती है, रिजेंबल करती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैंसर। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इसको कैंसर क्यों कहते हैं, ये लफ्ज क्या है, सरतान, केकड़ा, क्रैब, क्रैब की शक्ल के ट्यूमर्स, क्रैब की शक्ल का कैंसर का जख्म, लेजन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैंसर। अब हम इसकी अगर प्रॉपर पैथोलॉजिकली डेफिनेशन देखें, अभी हम लफ्ज कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं,
So the word cancer in the medical context has been in use for over 2000 years ago. तकरीबन 2000 साल पहले, तकरीबन 2000 साल पुराना ये लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जाता है. We know we now know how as cancer characterized by the uncontrolled growth and spread of abnormal cells. कैंसर की जो एक ब्रीफ और ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो यही है कि बॉडी के किसी सेल का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में चला जाना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में चले जाना ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द कैंसर जीन विच इज कॉल्ड ऑन्कोजीन. सो वी कैन डिफाइन दैट simply cancer is uncontrolled growth or uncontrolled proliferation, uncontrolled cell division of a cell. किसी एक सेल का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में चले जाना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन दिस इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन. हमारे बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ और सेल डिवीजन कंट्रोल्ड मैनर में चल रही होती है. जब वो सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड कैंसर. यानी अब वो सेल जो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में चला गया, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सेल बट दैट इज एबनॉर्मल सेल, दैट इज कैंसर सेल, दैट इज malignant cell. So we can define that uncontrolled proliferation of a cell due to activation of the oncogene. And the branch of medical specialty which deals with the cancer, branch of medical specialty which deals with the cancer is called oncology. Oncology, oncogene, and the expert physician of this specialty is called oncologist. एक्सपर्ट डॉक्टर को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहेंगे. ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो इसको डिस्कस करती है दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, जो मोस्टली मुख्तलिफ जीन जिसके ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये हमारी डिजीज कोई इन्फेक्शियस या वो नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक म्यूटेशंस होती है सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पर मौजूद ऑन्कोजीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स, रिपेयर करने वाले जीन्स, इनकी जब म्यूटेशन हो जाती है, इनके अंदर एक स्पॉन्टेनियस एक तब्दीली आ जाती है, तो उस तब्दीली के नतीजे में सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और बाकी सिस्टम है वो नॉर्मल प्रोटीन्स की बजाय कैंसर प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है और वो सेल नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है. यहीं से इस डिजीज की इब्तिदा होती है. यानी वो सेल जो अनकंट्रोल हो गया ग्रोथ में और प्रोलिफरेशन में, उसके अंदर कैंसर नॉर्मल प्रोटीन्स की बजाय कैंसर प्रोटीन, उसके डीएनए मटेरियल्स में चेंजेस आ गई, उसके जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, जेनेटिक म्यूटेशन आ गई, तो वो सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है. और फिर उस ब्रांच को हम ऑन्कोलॉजी और उसके एक्सपर्ट फिजिशियन को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है. अब हम आते हैं प्रॉपर टॉपिक पे. टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर. यानी कैंसर बॉडी के किसी भी सेल में हो सकता है. डॉक्टर सबान अभी जैसे हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, इट इज द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ अ सेल. हमारी पूरी बॉडी तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल से, जिनमें से 75 ट्रिलियन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है. तो इट मीन्स कि कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का कोई भी बॉडी सिस्टम, बल्कि बॉडी ऑर्गन, बल्कि बॉडी टिश्यू, हत्ता कि कोई एक सेल भी कैंसर से एग्जेम्प्ट नहीं है. यानी किसी भी सेल में किसी भी वक्त अगर जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए तो वो सेल कैंसर में तब्दील हो सकता है. यही वजह है कि आपको मेडिकल की फील्ड में बॉडी के हर पार्ट का कैंसर मिलता है.
बॉडी के हर ऑर्गन्स का आपको कैंसर मिलता है, क्योंकि किसी भी कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, हत्ता कि कोई भी सेल कैंसर से मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्ट नहीं है। जैसा आपने डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एनी सेल इन द बॉडी। क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली हम ये कहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द uncontrolled growth and division of abnormal cells within the breast tissue। अगर ब्रेस्ट के टिश्यूज के अंदर, ब्रेस्ट के फीमेल ब्रेस्ट, मेल में भी हो सकता है लेकिन इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ये बात में रखेंगे, मेल में भी हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंटली हमें फीमेल में मिलता है, इसलिए हम इसको फीमेल डिजीज के तौर पर पढ़ रहे हैं। फीमेल ब्रेस्ट के टिश्यूज के सेल्स का एबनॉर्मल होकर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में चले जाना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चले जाना, ये ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदा है। दीज कैंसर सेल्स कैन इन्वेड नियर बाई हेल्दी टिश्यू। फिर कैंसर सेल की एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है कि बाकी हमारी बॉडी के सेल्स तकरीबन जहाँ पर मौजूद हैं वो वहीं पे रहते हैं, लेकिन कैंसर सेल डिटैच होकर, अपनी जगह से डिटैच होकर नजदीक तरीन किसी भी लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है, जो इसकी सबसे खतरनाक बात है। इसलिए ये बहुत खतरनाक डिजीज है, क्योंकि कैंसर सेल में तब्दील होने के बाद मेटास्टेट करता है, स्प्रेड करता है, इन्वेजन करता है सराउंडिंग टिश्यूज में, साथ वाले टिश्यूज में। हम यही पढ़ रहे हैं कि दीज कैंसर सेल्स कैन इन्वेड नियर बाई हेल्दी टिश्यूज। अब हेल्दी टिश्यूज के अंदर कैंसर सेल अगर इन्वेड करेगा, एक तो प्राइमरी साइट होती है जहां कैंसर बनता है, एक नियर बाई टिश्यूज में अगर इन्वेड करेगा तो जिसको हमने मेटास्टेट या मेटास्टेसाइज कहा, स्प्रेड करेगा टू द अदर ऑर्गन सच एज लंग, बोन्स, लिवर, ब्रेन। यानी फीमेल ब्रेस्ट से मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसर सेल्स मेटास्टेट कर जाते हैं, इन्वेजन कर जाते हैं, साथ लिम्फ नोड्स हैं, फिर एक्सिडा लिम्फ नोड, उसके साथ लंग्स है, स्केलेटन है, बोन्स है, ब्रेन है, लिवर है, किसी भी जगह पर ये जा सकते हैं, जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं जी कैंसर फैल गया है, कैंसर स्प्रेड कर गया है। मेडिकली हम वी कैन से दैट देयर आर मैट्स फाउंड मेटास्टेट इन कैंसर, जो है वो मेटास्टेसाइज कर गया है, स्प्रेड कर गया है, इन्वेजन कर गया है। Breast cancer is a type of cancer that develops in the cells of the breast. It can occur in both men and women। जैसे मैंने कहा मैन में भी ये आपको मिल सकता है, मैन के ब्रेस्ट के टिश्यूज की भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है। ऑल्दो इट इज फार मोर कॉमन इन वेमेन, लेकिन कॉमन किन में है? वेमेन में है। ब्रेस्ट कैंसर टिपिकली आमतौर पर फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, इसका ऑनसेट होता है डक्ट्स या लोब्यूल्स में। ब्रेस्ट के अंदर, फीमेल ब्रेस्ट के अंदर कुदरत ने मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सेक्रीशंस के लिए मेमोरी ग्लैंड्स और छोटे छोटे लोब्यूल्स और डक्ट्स रखी हैं। लोब्यूल्स मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और डक्ट्स उसको कैरी करती हैं। तो फीमेल में मोस्ट प्रोबेबली ब्रेस्ट कैंसर जन्म लेता है, स्टार्ट होता है इन डक्ट्स में, जो मिल्क डक्ट है, डक्ट्स में, या लोब्यूल्स, वो जो छोटे छोटे ग्लैंड्स, इनी ग्लैंड जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और लोब्यूल ऑफ द ब्रेस्ट। वहां पर एक सेल कैंसर सेल में तब्दील हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तो वो चूंकि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद फीमेल को एक एक्स्ट्रा स्वेलिंग, एक एक्स्ट्रा लंप, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ महसूस होना शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर टिपिकली
typically begins in the ducts or lobules of the breast, where it may form a lump or mass. वहां पर फिर क्या बनना शुरू हो जाता है, एक लंप, एक मैस, एक ट्यूमर. Over time it can grow and potentially spread to the other parts of the body including nearby lymph nodes. वक्त के साथ साथ ये स्प्रेड करता है, इन्वेजन करता है, हम आगे बढ़ेंगे, और साथ सराउंडिंग टिश्यूज और सराउंडिंग ऑर्गन और लिम्फ नोड्स के अंदर इन्वेजन कर जाता है. ये मुख्तसर डेफिनेशन है ब्रेस्ट कैंसर की, कि ब्रेस्ट के टिश्यूज बिलखसूस मिल्क डक्ट और लोब्यूल्स के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जेनेटिक म्यूटेशन होगी, वो कैंसर सेल में चेंज होंगे. कैंसर सेल में चेंज होने के बाद वहां पर एक नब बना देंगे, एक एक्स्ट्रा मैस ग्रोथ बना देंगे, और बाज औकात वो मेटास्टेट करते हैं सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर. अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, यानी काजेस की, काजेज या एटियोलॉजी की हम बात करें, तो व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, एटियोलॉजी ऑफ कैंसर, देयर आर सो मेनी काजेज बट एक्चुअल काज इज स्टिल अननोन. ये तकरीबन तमाम लिटरेचर, तमाम बुक्स ने लिखा है कैंसर के बारे में कि देयर मे बी थाउजेंड काजेज ऑफ कैंसर. हम मुख्तलिफ चीजों को कैंसर का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और ठहराते हैं मेडिकल साइंस, बट एक्चुअल काज इज स्टिल अननोन. वो इसलिए, जैसे हम कहते हैं जी शराब पीने वाले को लिवर का कैंसर होता है, क्या हर शराब पीने वाले को लिवर कैंसर होता है? नो. सिगरेट से लंग्स कैंसर होता है, लेकिन क्या हर स्मोकर को लंग्स कैंसर है? नो. इसी तरीके से देयर में भी थाउजेंड काजेज ऑफ कैंसर बट एक्चुअल काज इज स्टिल अननोन. फिर इस ब्रेस्ट कैंसर में जो रिसर्च डेटा है, पैथोलॉजी हमें ये बताती है कि देयर आर so many causes. That causes may be genetic factors, environmental factors, hormonal causes, lifestyle factors. चार पांच मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती, बॉडी के अंदर अपने हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, और उस पेशेंट का लाइफ स्टाइल. ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं. पहले ग्रुप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स में BRCA inherited mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes significantly increase the risk of breast cancer. Increase the risk of breast cancer. ये BRCA1 और BRCA2. अब हम देखते हैं कि BRCA क्या है. BRCA ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन. ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन, ये दो जीन्स हैं जिनको BRCA1 और BRCA2 कहा जाता है. दो जीन्स हो गए, BRCA1 और BRCA2 जीन्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ. इन दो जीन्स में, यानी BRCA1 और BRCA2, ये तो दो जीन्स हैं, इनके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो ये असल में बेसिकली दो जीन्स फीमेल ब्रेस्ट में बिलखुसूस एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनाने के जिम्मेदार होते हैं जो ट्यूमर को सुप्रेस रखती है. ट्यूमर सुप्रेस कर, इसको बेसिकली ट्यूमर सुप्रेसर जीन कहा जाता है. यानी ये वो लंप, वो मैस जो हमने भी डिस्कस की है, वो लंप मैस या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में नहीं जाने देती, लेकिन अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. BRCA म्यूटेशन, ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन की म्यूटेशन, यानी BRCA
BRCA1 और BRCA2 जीन्स की जेनेटिक म्यूटेशंस सिग्निफिकेंटली काज द ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा जेनेटिक्स काज में फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी शख्स की फैमिली में जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मदर, सिस्टर, डॉटर, उनके अगर अंदर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मदर, सिस्टर, डॉटर कैन इंक्रीज द रिस्क। वो उसके अंदर जेनेटिक इनहेरिटेंस हो रही होती है। अभी हम जेनेटिक्स की बात करें ना, एक तो जेनेटिक म्यूटेशन जो कि इन जीन्स के अंदर जीन्स का म्यूटेट हो जाना, लेकिन इनकी एंसेस्टर्स आबा अजदाद में नहीं पाई जाएगी। दूसरी जेनेटिक इनहेरिटेंस, नस्ल दर नस्ल फैमिली फर्स्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी था और अब इनमें भी है, तो ये सेकंड काज है। इसके बाद होते हैं हार्मोनल काजेस। जैसे कि हम जानते हैं मेल और फीमेल में देयर आर सर्टन गोनेड्स और गोनेड्स के सेक्सुअल हार्मोन्स। फीमेल में बिलखसूस दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बाद प्रेगनेंसी तमाम में अपने फंक्शन ओवोल्यूशन वगैरह में अपने फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो अगर कोई फीमेल प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन लंबे अरसे तक, यानी वो खवातीन जो बच्चियां जो वक्त से पहले बालिग हो जाती हैं, उनकी प्यूबर्टी जल्दी हो गई, उनकी मेनॉर्की यानी पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आम आम फीमेल से पहले स्टार्ट हो गया और फिर वो मीनोपॉज में भी लेट गई हैं, यानी अमूमन 9, 10, 11 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, 12 साल में। तो अगर किसी बच्ची में अर्ली अर्ली मेनॉर्की यानी अर्ली वो प्यूबर्टी में जाए और लेट मीनोपॉज में जाए, मीनोपॉज एज जैसे पता है 45 to 50 के दरमियान मीनोपॉज हो जाता है। अगर कोई खातून प्यूबर्टी भी जल्दी अडॉप्ट कर ले और मीनोपॉज में लेट जाए तो वो एक लंबे अरसे के लिए उसकी बॉडी में यूं समझ लें कि एस्ट्रोजन हार्मोन हाई रहा होगा। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन, prolonged exposure to estrogen whether through early menstruation, late menopause और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, या वो कोई आर्टिफिशियल हार्मोनल थेरेपी ले रही थी किसी मकसद के लिए, फर्टिलिटी के लिए, किसी मकसद के लिए, तो उसने कोई एस्ट्रोजन हार्मोन्स की हार्मोनल थेरेपी ली है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट ली है, या वो अर्ली मेंस्ट्रुएशन में गई और लेट मीनोपॉज में गई, तो रिजल्ट एक ही निकला कि वो प्रोलॉन्ग लंबे अरसे के लिए, क्योंकि वो एस्ट्रोजन एक्सपोजर में थी, तो उसके अंदर भी मैलिग्नेंसी और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस आ सकते हैं। हार्मोनल काजेज में दूसरा काज है ओरल कंट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओरल कंट्रासेप्टिव, जो खवातीन बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो बिलखसूस हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, सम फॉर्म्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की मेडिसिन खाना ताकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना जाएं या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ना जाएं, या वो जो है प्रेगनेंसी ना हो, उसको प्रेगनेंसी को अरेस्ट करने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव जो ज़्यादा फीमेल यूज करती हैं, उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज़्यादा होते हैं, में स्लाइटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। एस्ट्रोजन और ओरल कंट्रासेप्टिव या दूसरी हार्मोनल थेरापीज, ये हो गए हार्मोनल काजेस। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में वो खवातीन जो हमारे मुल्क में तो खैर भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया में अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, वो खवातीन जो शराब नोशी अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, रेगुलर एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, रेगुलर एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन
is linked to an increased risk of breast cancer. वो खवातीन जो रेगुलरली अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, शराब नोशी करती हैं, वो भी अल्कोहल भी उनके लिए एक कार्सिनोजिन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो BRCA1 BRCA2 अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो ये कार्सिनोजिन बन जाएंगे। कार्सिनोजिन ऐसा एंटीजन जो कैंसर पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजिन। रेगुलर एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन इज लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा ओबेसिटी, ये हमारे मुल्क में है। ओबीज, फीमेल का वेट बढ़ जाना, किसी भी वजह से ओबेसिटी में चले जाना। ओबेसिटी यानी जिनका BMI, जिसको हम बॉडी मैस इंडेक्स कहते हैं, BMI, जो उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी जेंडर को मद्देनजर रखकर हम कैलकुलेट करते हैं, तो आमतौर पर 30 BMI से ज़्यादा, 25 नॉर्मल होता है, 18 to 25, 18 से 25 BMI नॉर्मल होता है, 25 से 30 तक ओवरवेट, 30 से ऊपर फिर ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो BMI अगर 30 से ज़्यादा है, दैट इज फीमेल इज आल्सो ऑन द रिस्क ऑफ breast cancer. Being overweight, or obese, especially after menopause, क्योंकि menopause के बाद फीमेल बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, लेवल्स चेंज होते हैं हार्मोन्स के। उसके बाद अक्सर फीमेल वेट गेन करती हैं जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है। एक 20-25-30 साल की एक जो जिसको हम हैबिट कहते हैं, एक स्टाइल हैबिट चेंज हो जाती है और वो फिर मेनोपॉज में जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका सीज हो जाता है, देन शी मे गेन द वेट, वो वेट गेन करती है और फिर वो ओबेसिटी कैंसर का बायस बन सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि वो उस फीमेल की खुराक डाइट तो माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कमज़ोर है, एक्सरसाइज नहीं करती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, दैट इज आल्सो मे काज अ कैंसर। कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं। रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए, जेनेटिक फैक्टर्स जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस। उसके बाद हमने हार्मोनल फैक्टर्स डिस्कस किए, एस्ट्रोजन और ओरल कंट्रासेप्टिव्स। उसके बाद हमने लाइफस्टाइल में ओबेसिटी, अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी को डिस्कस किया। लास्ट काज रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, वो खवातीन जो लेट चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं या जिनकी डिलेइंग प्रेगनेंसी यानी 30-35 साल की उम्र के बाद पहली प्रेगनेंसी का होना, लेट शादी करना या लेट प्रेगनेंसी होना, शादी का लेट होना या प्रेगनेंसी का लेट होना, डिलेइंग प्रेगनेंसी अंटिल लेटर इन लाइफ मे इंक्रीज द रिस्क। अगर कोई खातून लेट चाइल्ड बियरिंग में जाती है, लेट चाइल्ड बियरिंग में, तो उसके अंदर भी कैंसर का चांस है। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो मेरे ख्याल में बहुत फेमिलर काज है आजकल मौजूदा दौर में, खैर क्योंकि बहुत कम ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेशो ब्रेस्ट कैंसर की है। पुराने ज़माने में तकरीबन ख़वातीन अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, तो आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कम था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर काज है, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कहा है कि 2 साल तक, हौलैन कामलैन, 2 साल कंप्लीट माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो जो खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या शॉर्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनमें भी कैंसर आ सकता है, कैंसर का रिस्क हो सकता है। हम अपनी पहली एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पहली एपिसोड में हमने आज कैंसर की डेफिनीशन, कैंसर की एटेमोलॉजी, कैंसर लफ्ज़ क्या है, नॉर्मल कैंसर की डेफिनीशन क्या है, कैंसर सेल क्या होता है, इसके इन्वेजन कैसे होते हैं। उसके बाद हमने ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस किया,
फिर हमने ब्रेस्ट कैंसर की एटियोलॉजी को डिस्कस किया कि इसकी काजेज में जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स, ये तमाम हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी टाइप्स और साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।